मैं हूं विनोद मिया और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसी बात पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक मैंने लिखा है, गुदड़ी का लाल बनो। गुदड़ी का लाल बनने का मीनिंग होता है कि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट कि जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है लेकिन वे भी बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास सुविधाएं हैं वो भी पीछे छूट जाते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी देखने वाले स्टूडेंट हैं वह अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करें, ऐसी सफलता हासिल करें कि जिससे कि उनका जीवन बड़े ही सुख और आनंद के साथ बीते और वो ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करें और उनका जीवन यशस्वी हो। तो हमारा जीवन यशस्वी कैसे हो, हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह जो वीडियो है ये सभी प्रकार के छात्रों के लिए है। यह वीडियो सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए है या कैंडिडेट्स के लिए है कि वे किस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो टॉपिक यहां पे मैंने लिया है, गुदड़ी का लाल बनो। तो गुदड़ी का लाल बनने के लिए या विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आता है उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोल या एम। हमारा उद्देश्य क्या है? पहले उद्देश्य निर्धारित करना है कि हम बनना क्या चाहते हैं। यदि आपने पढ़ाई पूरी कर दी है तो उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल दूसरा होगा। यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इंटर में पढ़ रहे हैं या उससे छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो गोल होगा वो होगा अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। तो इसलिए हमारा गोल यहां पे पहले हो जाना चाहिए, हमें क्या बनना है ये पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न राज्यों की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं या कैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो गोल है वो हमें पता होना चाहिए। हमें यहां तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो जब हमारा गोल हमें पता होगा तो उसको प्राप्त करने के लिए आगे क्या करना है? गोल को साथ में क्या करना है? गुप्त रखना है। जो गोल आप प्राप्त करना चाहते हैं, माना कि आपने निर्धारित कर दिया कि मैं इंटर की बोर्ड में 90% से अधिक अंक लाऊंगा और आपने सभी लोगों से बोलना शुरू कर दिया, अपने साथियों से बोलना शुरू कर दिया कि मैं इतना लाऊंगा, तो फिर क्या होगा कि आपका बच्चे मजाक बनाना शुरू कर देंगे। यदि आपने किसी से कह दिया कि मैं डीएम बनूंगा तो लोग आपको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, आइए डीएम साहब। आपने कह दिया कि मैं आईपीएस बनूंगा तो फिर क्या लोग शुरू कर देंगे बोलना, आइए आईपीएस सर, आइए आईपीएस सर। ठीक है, इसलिए तब तक अपना जो गोल है गुप्त रखना है जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद जो गोल आपका था वो खुल के सबके सामने आएगा और आपको लोग बधाई देने आपके घर पहुंचेंगे। तो इसलिए हमारा जो गोल होगा वो गुप्त होगा। अगला है, गोल को प्राप्त करने के लिए आज सबसे बड़ा जो हथियार है वो है पढ़ाई। पढ़ाई के बल पर ही हम बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जिस गोल को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम की या सिलेबस की जानकारी नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पूरा सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में कौन कौन सी बातें पूछी जाने वाली हैं। उसके बाद आता है कि सिलेबस के लिए हमारे पास पर्याप्त किताबें होनी चाहिए। अतः पढ़ने के लिए हमारे पास किताब होनी चाहिए और कम से कम प्रत्येक जो बुक है वो डबल डबल राइटर की हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो बुक होती है वो अलग अलग लिखती हैं। तो कुछ बातें एक बुक में होती हैं, कुछ बातें दूसरी बुक के अंदर आती हैं। अगला, हमारे पास यदि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं तो हमारे पास मानचित्र होना चाहिए, हमारे पास ग्लोब होना चाहिए, वो हमारी दीवार पे टंगा होना चाहिए, जिससे कि हम
उसको देख सकें। अब चाहे साइंस का है, चाहे वो आर्ट का है, वो किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी है, उसको विश्व के मानचित्र के बारे में, भारत के मानचित्र के बारे में, ग्लोब के मानचित्र के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात सभी प्रकार के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए चाहे मानचित्र है, चाहे वो चार्ट है, या किसी भी सब्जेक्ट का चार्ट है, साइंस का भी है, चाहे पीरियोडिक टेबल का है, वो हमारी दीवार पे होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही हम उठें उस पे हमारी नजर पड़नी चाहिए। केवल शोभा बढ़ाने के लिए हमारा मानचित्र नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है, पीरियोडिक टेबल शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होते ही है, बल्कि वह हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए होगी, क्योंकि वही हमारी आगे परीक्षा में आने वाली साबित होगी सहायता करने में। तो इसलिए हमारे पास पर्याप्त किताबें होनी चाहिए और मानचित्र होना चाहिए। किसके प्राप्त करने के लिए? किसको प्राप्त करने के लिए? गोल को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद जब हमारे पास पर्याप्त किताबें आ गई, हमारे पास मानचित्र चार्ट आ गए, तो उसके बाद हमारे पास होने चाहिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। अब किताबें आ गई, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले हमारे पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं या जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके पिछले वर्षों के कई प्रश्न पत्र हमारे पास होने चाहिए। हमें उनको खरीदना है और देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न गत वर्षों में पूछे गए हैं, तो फिर हमारी तैयारी क्या होगी? अच्छी होगी। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम भविष्य को संवार सकते हैं। तो इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को क्रय कर लीजिए, ठीक है, कि जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं कि उसमें किस ढंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिससे हमें आसानी होगी पढ़ने में भी और समझने में भी और प्रश्नों को हल करने में भी, जिससे कि सफलता हमारे हाथ जल्दी से जल्दी लग सके। अगला आता है कठिन परिश्रम करने की आदत डालना। अब जो हमारा गोल है, हमें आईएएस बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, हमें लेक्चर बनना है इंटर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे और यदि हमने उद्देश्य ये सारे और किताबों का ढेर भी लगा दिया और पिछले साल के प्रश्न पत्र भी खरीद लिए और कठिन प्रश्न करने की आदत नहीं डाली, थोड़ा सा किताब पकड़ी और टटोली इधर उधर, तो हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हार्ड वर्क करने की आदत अपने अंदर विकसित करनी है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसे कठोर पत्थर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कठोर पत्थर क्या होता है? वह मार सहने की क्षमता रखता है। उस छेनी से या हथौड़ी से उस पर जितनी बार बार करो, उसका उतना ही भाग टूटता है कि जितना मूर्तिकार चाहता है, और यदि कोमल पत्थर है तो बिखर जाएगा। तो इसलिए कठिन परिश्रम करने की आदत हम डालेंगे तो एक कठोर पत्थर की मूर्ति जब क्या होगी? निखर के सामने आएगी, तराश के सामने आएगी, तो एक अच्छी मूर्ति कहलाएगी, एक अच्छी मूर्ति बनेगी और उसकी पूजा सब करेंगे। तो यदि आप कठिन परिश्रम करने की आदत डालोगे तो उससे आगे क्या होगा? ये वाले गोल आपको प्राप्त होंगे। तो आगे आपने क्या करना है? प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटे पढ़ना है। यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो 4-5 घंटे प्रत्येक दिन पढ़िए, ठीक है। और वो भी बैठने की आदत डालना, अर्थात बैठ कर पढ़िए या सोफा में बैठकर पढ़िए या जमीन में बैठकर पढ़िए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि हम भारत की राजधानी सोफे में बैठकर पढ़ रहे हैं और जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर आने वाला नहीं है। जिसके पास सोफा है अच्छी बात है, और जिसके पास सोफा नहीं है तो वह किसमें? मैट में, कट्टे में बैठकर भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता है। कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इसलिए प्रत्येक दिन 4-5 घंटे पढ़िए। ये 4-5 घंटे उनके लिए है कि जो स्कूलिंग कर रहे हैं या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम प्रत्येक दिन 8 घंटा पढ़ना क्या है? बहुत जरूरी है। क्योंकि शॉर्ट कट से या कम पढ़ने से हम
भारी भरकम कोर्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास राइटिंग स्किल, क्योंकि जो परीक्षाएं लिखित रूप में होती हैं वहां पर राइटिंग बहुत मायने रखती है। तो हमारी जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अर्थात हमारी लिखने की जो गति है वो तेज होनी चाहिए। यूपीएससी के अंदर, ये पीसीएस के अंदर कि जहां पर कि निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 3 घंटे, और 3 घंटे के अंदर हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने पड़ते हैं। इसलिए हमारी लिखने की आदत जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए, और लेख भी सुंदर होना चाहिए। लेख सुंदर होने का अर्थ ये नहीं कि बहुत चमकदार होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन लिखने की जो गति है वो आपकी गति बुलेट ट्रेन की तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए राइटिंग स्किल आपने डेवलप करनी है, और ये डेवलप कब होगी? जब आप क्या करेंगे? नोट्स तैयार करना। जो आप पढ़ेंगे या जिन जिन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे उनके नोट्स तैयार करिए, उनके नोट्स आप लिखेंगे तो उसी से ही आपकी राइटिंग स्किल क्या होगी? डेवलप होगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? नोट्स तैयार करने हैं, और नोट्स तैयार करने के साथ साथ उनको याद भी करना है। केवल नोट्स बना दिए तो फिर क्या हो गया? वो तो प्रिंटिंग बुक हो गई, उसको बार बार दोहराना है और याद करना है। और रात में सोते समय जब आप क्या करते हैं? लैंप ऑफ कर देते हैं, तो एक बार स्मरण कीजिए आपने क्या याद किया था, और यदि भूल पड़ जाती है तो लैंप को ऑन कीजिए, एक बार देखिए कि मैंने ये पढ़ा था, तो आपको पक्का याद रहेगा। ओके, अगला आता है सरल से कठिन की ओर बढ़ना। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो कठिन प्रश्न मत पकड़िए, क्योंकि वो समय बर्बाद करते हैं। इसलिए सबसे पहले सरल प्रश्नों को याद कीजिए, और जो कठिन प्रश्न हैं उनको बाद में याद कीजिए। तो जो पढ़ने का तरीका है वो है सरल से कठिन की ओर बढ़ना। यदि आपने पहले ही कठिन पकड़ दिया तो फिर बहुत सारे सरल छूट जाते हैं। इसलिए सरल पहले कीजिए और कठिन को बाद में स्थान दीजिए। अगला आता है पढ़ाई अलग अलग टुकड़ों में करना। यदि आप 4-5 घंटे या 8 घंटे लगातार बैठेंगे तो क्या होगा कि आप उस विषय पर पूरी पकड़ के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी थकेगा और तन भी थकेगा। इसलिए पढ़ाई को टुकड़ों में कीजिए, ठीक है, ब्रेक दीजिए बीच में और बाहर जाके टहलिए, और उसके बाद पुनः स्टडी शुरू कीजिए। इसलिए पढ़ाई को टुकड़ों में करिए, एक साथ करने से भूल पड़ जाती है। तो इसलिए पढ़ाई को पहले 2 घंटे करिए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर 2 घंटे करिए, फिर ब्रेक दीजिए, 2 घंटे करिए। ओके, इस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला आता है सभी विषयों में पर्याप्त समय देना, क्योंकि जो पेपर होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो एक विषय का तो पेपर होता नहीं है, कई विषयों के पेपर होते हैं। तो हमें सारे विषयों पर पर्याप्त ध्यान देना है, पर्याप्त समय देना है, उनकी पढ़ाई पर्याप्त ढंग से करनी है। ऐसा नहीं है इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी आती, हिंदी पढ़ने पे लगे हैं, गणित आती है तो गणित ही पढ़ने पे लगे हैं। ओके, और दूसरा विषय छोड़ दिया, क्योंकि सभी विषयों में अच्छे अंक लाना जरूरी है। और यदि एक विषय में फेल हो गए तो सारे विषयों में क्या होता है? फेल माना जाता है। इसलिए प्रत्येक विषय को क्या है? पर्याप्त समय दीजिए। जो कठिन विषय है उसको थोड़ा ज्यादा दीजिए। अगला आता है नकारात्मक विचारों से दूर। अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। एक दो बार आप क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो चुके हैं। आप यूपीएससी की परीक्षा आपने दी, पीसीएस की परीक्षा आपने दी, नीट की आपने दी, JEE की आपने दी, कैट की आपने दी, और आप फेल हो गए। तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, दोबारा उस पर तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए, और अपने अंदर सकारात्मक विचार लाइए कि मैं इसको कर सकता हूं। इसके साथ लोगों को क्या फैला रखा है कि वही उत्तीर्ण होते हैं, वही पास होते हैं जिनकी जैक और बैक होता है, जिनके पास पैसा होता है। ऐसा नहीं है। आप एक बार तैयारी करके देखिए, एक बार नहीं होता है, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार देखिए। एडिसन ने तो बल्ब बनाने के लिए कई प्रयोग किए थे और उसके बाद उसको सफलता मिली थी। यदि वो एक दो बार प्रयोग करता तो जो आज बल्ब हम देख रहे हैं और जो प्रकाश आज हमें रात में देखने में मदद कर रहा है, वो हमारी मदद नहीं करता। तो एडिसन से
प्रेरणा ले लीजिए। नकारात्मक विचारों को दूर करना है और पॉजिटिव विचारों से भरपूर होना है। पॉजिटिव जो विचार होते हैं वो गंगा के अमृत जल के समान होते हैं, जो कि हमको ताजा करने का काम करते हैं। आगे की ओर देखिए, 14वें नंबर पर लिखा है अच्छे दोस्त बनाना, अर्थात दोस्त का होना बहुत अच्छा जरूरी है। यदि दोस्त हमारे क्या हैं, अच्छे नहीं हैं और हम पढ़ाई में बहुत तेज हैं, तो क्या होगा, और वो बुरे हो गए तो उनके निगेटिव जो असर हैं हम पर पड़ने लगते हैं। क्योंकि कहा जाता है कोयले की दलाली में काले हाथ। यदि कोयले में हाथ डालोगे या अंधेरे में किसी ऐसे कमरे में घुसोगे कि जिसमें कबाड़ है, तो जरूर कबाड़ लगेगा। ठीक है, यदि हम धुआं घर में घुस गए तो आसपास का जो क्या है कालिक है वो हम पर लग जाएगी। इसलिए अच्छे दोस्त बनाना और उनकी संख्या कम रखना। ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है, ज्यादा दोस्त होगी तो भीड़ बढ़ जाएगा और जो आपका उद्देश्य है उससे आप भटक जाओगे। इसलिए दोस्त अच्छे और उनकी संख्या कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है बुरे व्यसनों से 1 लाख कदम की दूरी बनाना। जो बुरे व्यसन हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब हम किसी स्कूल कॉलेज या किसी मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि जो नौजवान है स्कूल में पढ़ रहे हैं बीड़ी सिगरेट, ठीक है, और शराब का सेवन कर रहे हैं। यदि ऐसे व्यसनों में कोई इंसान फंस गया तो वह कभी सफलता का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता है, वो सफलता को कभी नहीं चूम सकता है। इसलिए बुरे व्यसनों से 1 लाख कदम, बोला मैंने 1 लाख कदम, अर्थात बहुत दूर रहना है। बुरे व्यसन जिंदगी में नहीं पालने हैं। और यदि बुरे व्यसन आ गए और आप पढ़ाई में कितने ही होशियार हैं तो फिर जितना आपने किया वो सब डूब जाएगा और आपके माता पिता की जो इज्जत बची हुई है वह भी क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। 16 नंबर पर है आज का कार्य आज ही करना है। यदि आज हम साइंस का काम कर रहे हैं तो वह काम आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल पे नहीं देना है, क्योंकि कल के लिए काम बढ़ जाएगा। इसलिए आज जो काम कर रहे हैं उसको आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। क्योंकि जो आज समय है और आज नहीं किया तो समय बचता नहीं है, समय स्टोर नहीं होता है, वह निकल जाता है। इसलिए आज का कार्य आज ही करना है। ओके, 17 नंबर पे है जो पढ़ाई के साधन आपके पास हैं वही खास हैं। जो पढ़ाई के साधन आपके पास हैं वही खास हैं। ये क्यों कहा मैंने, असुविधाओं का दुखड़ा नहीं रोना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मेरे दोस्त मोटरसाइकिल में जाते हैं, मेरे दोस्त कार में जाते हैं स्कूल में, उनके पास अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास नहीं है, तो मैं स्कूल में कैसे जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा। तो इस प्रकार की जो भावना है, असुविधाओं का दुखड़ा नहीं रोना है। और यदि दुखड़ा रोना आपने शुरू कर दिया तो आपके मुखड़े में खुशी कभी नहीं आएगी, क्योंकि असुविधाएं जरूर आती हैं, सभी के पास सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन आपने जो असुविधाएं हैं, जो आपके पास अपर्याप्त संसाधन हैं, उन्हीं के द्वारा आपने क्या करना है, अपने भविष्य को संवारने का काम करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं कि जिन्होंने कष्टों में जीवन सहन करके अपने जीवन को संवारा है, वे तब भी पूजे जाते थे और आज भी पूजे जाते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके पास जो साधन थे, संसाधन थे, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो गरीब परिवार में हुआ था। वह नदी पार करने के लिए नाव में नहीं बैठते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, तैर कर जाते थे। अब कल्पना कीजिए कि जो बच्चा तैर कर पार जा रहा है स्कूल, फिर वापस लौट रहा है, तो किस प्रकार से उसने पढ़ा होगा। और आज का स्टूडेंट क्या है, सारी सुविधाएं उसके पास हैं लेकिन नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं कि जिनके अंदर लगन है और जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें असुविधाओं का दुखड़ा नहीं रोना है कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है और इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। आपके पास जितना है उसी से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए और एक कॉमन पॉइंट है, चाहे वो
आर्ट का विद्यार्थी है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का स्टूडेंट है, इन चीज़ों को उसको ध्यान में रखना है। और यदि वो इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखता है और सिस्टमैटिक तरीके से कदम दर कदम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तो सफलता प्राप्त करने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पढ़ाई हमारी चल रही होती है, तो आजकल क्या है कि मोबाइल का ज़माना है। हर बच्चा, छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ा इंसान तक मोबाइल पर चिपका पड़ा है। न जाने उस मोबाइल के अंदर क्या है। तो इसलिए जब आप अपना गोल या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, जब आपका पढ़ाई का समय है, तो उस समय आपको चाहे टीवी है, मोबाइल है और ये जो गेम चल रहे हैं, इनको पूरा बंद करना है। उस समय इनको बंद रखना है। इसको तो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसको पहले देखेंगे तो फिर बाद में वो समय हमारे पास नहीं आएगा, तब तक समय निकल जाएगा और हमारी जो एज है तब तक आगे निकल जाएगी। इसलिए जो टीवी है, मोबाइल है, गेम, इनको बंद करना है। अगली बात आती है कि जब स्टूडेंट की उम्र क्या होती है, अंडर 25 है या अंडर 30 है, तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है कि अच्छा खान पान करिए, आप व्यायाम करिए, योग करिए। तो यदि वो व्यायाम, योग, दौड़ भाग करने लग जाएगा इस उम्र में, तो अपना गोल कहां से प्राप्त करेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको एकदम से फोकस करना है। किस पे? पढ़ाई पर फोकस करना है। और जब आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद आपकी उम्र बढ़ जाएगी और उस बढ़ती उम्र में तो योग करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके दादाजी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, क्योंकि हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो जब तक एनर्जी है तब तक योग करने की उतनी जरूरत नहीं है। उतने भोजन पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। यदि भोजन पर ध्यान रहेगा तो फिर पढ़ाई पर ध्यान हट जाएगा। इसलिए जो बता रहे हैं या कह रहे हैं कि ध्यान कीजिए, योग कीजिए और पढ़ाई या हमारा दिमाग उससे शार्प हो जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस उम्र में ऐसा अंडर 30 से नीचे जो हमारे अंदर पर्याप्त एनर्जी होती है, उसमें योग या किसी प्रकार की ज्यादा व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, बल्कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पर करना है। अगला आता है, यदि किताब के मुख्य बिंदु, यानी किताब जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस की पढ़ रहे हैं, आर्ट्स की पढ़ रहे हैं, जीके की पढ़ रहे हैं या किसी भी स्ट्रीम की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उस बुक को आप 360 डिग्री के एंगल से देखें। आप उस बुक को 360 डिग्री के एंगल से देखिए। जैसे ये सर्किल है, ये पूरा का पूरा ये 360 डिग्री एंगल का है। इसके बीच में एक क्या है, एक ठोस वाली आकृति बना रखी है मेरी, आयताकार। अब इसको क्या करना है, हमने उदाहरण के लिए अलग अलग एंगल से देखना है। इधर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, नीचे से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, थोड़ा इधर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। अर्थात जितनी जगहों से हम देखेंगे उतनी जगहों से हमें अलग अलग चीज दिखाई देगी। तो इसलिए किताब के हर पॉइंट को, हर बिंदु को हमें 360 डिग्री के एंगल से देखना है, जिससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो नॉलेज है एकदम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपकी सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो कैसी हो जाएगी, एकदम पक्की बन जाएगी। सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं आधे अधूरे होते हैं। इसलिए प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हमने क्या करना है, 360 डिग्री के एंगल से देखना है, घूम के दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, और प्रत्येक जगह से जब आप देखेंगे तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। यदि आपने एक एंगल से देखा, एक तरफ से देखा, तो एक भाग ही दिखाई देगा। यदि किसी बिल्डिंग को हम देखते हैं तो एक तरफ से, तो एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। यदि उसके दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरा भाग दिखाई देता है, यदि उसके पीछे जाते हैं तो फिर अगला भाग दिखाई देता है, उधर से जाते हैं आगे से अगला भाग दिखाई देता है। तो इसलिए जब संपूर्ण बिल्डिंग को देखना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो सारी तरफ से, चारों तरफ से उसको देखना पड़ता है। इसलिए इस बुक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने 360 डिग्री के एंगल से देखना है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। यदि आपने इन बातों को
ध्यान में रखा और इन बातों को फॉलो किया तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि जो गोल आपने बनाया है आप उसको जरूर प्राप्त करेंगे। साथ में यही भी बता दें कि आपने पढ़ाई कब कब करनी है। कोई कहता है कि सुबह पढ़ाई करिए, सुबह दिमाग जल्दी से कैच करता है, जैसे कि उस समय उसके पास बहुत ही अच्छे क्या हो कैच करने वाले खिलाड़ी हों। ऐसा नहीं है। जब भी आपको उचित लगता है, दिन में अच्छा लगता है तब पढ़िए, रात में अच्छा लगता है तब पढ़िए, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि हमने पढ़ना है और याद करना है। अब सुबह पढ़िए या दिन में पढ़िए, शाम को पढ़िए, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको उचित लगता है, आप तब पढ़ सकते हैं। तो सुबह ज़्यादा आता है और दिन में कम आता है और फिर शाम को कम आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पढ़ेंगे, जब आपका मन फ्रेश है, तो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में आती चली जाएँगी।